कि जब वो एक दिन बारिश में अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक फैमिली के 4 लोगों को एक ही बाइक पर सवार देखा। हालांकि जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कॉम्पिटिटर्स जहां इस बदलाव का फायदा उठाने में सफल हुए थे, वहीं नेल्को ऐसा करने में बुरी तरह से फेल साबित हो रही थी। लेकिन अब तक JRD टाटा को रतन टाटा के पोटेंशियल का अंदाजा हो चुका था और इसलिए अब वो उनको उन कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपने लगे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट से स्टेप डाउन करने का फैसला किया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया। उनके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस स्किल ने टाटा ग्रुप को एक $100 बिलियन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो है रतन टाटा की बिल फोर्ड के साथ टक्कर लेने की, जिसको दुनिया द जैगुआर स्टोरी के नाम से जानती है। कई लोगों ने उन्हें यहाँ तक सलाह दे दी कि उन्हें पैसेंजर कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए और यहाँ तक कि वो खुद भी इस बात से सहमत हो गए थे। जब उनकी ये डील फोर्ड मोटर्स के मालिक बिल फोर्ड से हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने रतन टाटा के अंदर के बिजनेसमैन को वापस जिंदा कर दिया। यहाँ तक कि इस डील के दौरान हुई बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से ये तक कह दिया था कि लेकिन अब उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो फोर्ड मोटर्स से इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। फोर्ड का बुरा वक्त शुरू हो गया। इसी दौरान कंपनी को भारी घाटे का सामना करना पड़ा। उनकी हालत इतनी बदतर हो गई और टाटा ने लैंड रोवर और जगुआर को खरीद लिया। I don't believe in taking the right decisions. I take decisions and then make them right. मतलब मैं सिर्फ सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं पहले फैसले लेता हूं और फिर उनको सही करके दिखाता हूं। ये कहना था भारत के महान समाज सेवी और उद्योगपति सर रतन टाटा का। और ये कहते हुए हमें बेहद दुख हो रहा है कि आज इतनी उम्दा सोच रखने वाले भारत के सपूत रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और फिर उनकी मौत की खबर ने उस रात पूरे देश को दुख में डुबो दिया। आज भारत का शायद ही कोई ऐसा नागरिक होगा जो इस महान शख्सियत के जाने पर दुखी नहीं होगा। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वो इस देश की आन बान शान और पहचान थे। वो एक लेजेंड थे और भले ही उनका शरीर आज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, पर वो हर एक भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि लेजेंड्स कभी मरते नहीं हैं। पर कोई इंसान इतनी आसानी से लेजेंड नहीं कहलाता, या फिर यूं ही पूरा देश उसे एक हीरो के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में नहीं देखने लगता है। और सिर्फ बिजनेस में सक्सेसफुल होना किसी इंसान को रतन टाटा नहीं बना देता। रतन टाटा जैसे लोग एक सदी में एक बार ही जन्म लेते हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी महान इंसान की लाइफ जर्नी, अचीवमेंट्स और ग्रेट वर्क्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिर रतन टाटा से सर रतन टाटा कैसे बने और आखिर उनकी इस जर्नी की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर रतन टाटा चूंकि पहले से ही एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसे में जन्म के साथ ही उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई होगी और बड़े होते ही वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए होंगे। फिर उन्होंने इस बिजनेस लेगेसी को और भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक संपन्न परिवार में जन्म होने के बावजूद उनकी कहानी काफी अतरंगी और अप्स और डाउन्स से भरी हुई, और यही चीज उन्हें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय और इंस्पिरेशनल भी बनाती है। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 भारत के सूरत शहर में नवल टाटा और सुनू टाटा के घर हुआ था। उनके पिता नवल टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे रतनजी टाटा के अडॉप्टेड सन यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे। जमशेदजी टाटा के बारे में तो आपने काफी सुना ही होगा। ये वही शख्स हैं जिन्होंने आज से कई दशक पहले 1868 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की थी। वैसे अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, हम इनकी प्रेरणादायी कहानी के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल सर रतन टाटा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनके जन्म के वक्त उनके माता पिता साथ थे, पर जैसे ही रतन टाटा 10 साल के हुए तो किसी कारणवश उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए और फिर वो और उनके भाई जिमी की परवरिश उनकी दादी माँ नवाजबाई टाटा के द्वारा की गई। और रतन टाटा ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उनकी दादी इतनी अच्छी महिला थी कि उन्होंने उस उम्र से ही उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज और संस्कार भरने शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कैंपियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग शुरू की और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो सीधे यूएस चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से सन 1962 में आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की और फिर बाद में उन्होंने सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में डिग्री लेने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया।
दरअसल इस वक्त यूएस से इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स की काफी रिस्पेक्ट थी और उन्हें प्रायोरिटी भी मिलती थी। ऐसे में उन्हें उस वक्त बड़ी मानी जाने वाली कंपनी IBM से नौकरी का ऑफर मिला और रतन टाटा ने वहां ज्वाइन भी कर लिया। पर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद मात्र 15 दिन काम करने के बाद उन्होंने IBM की इस नौकरी को छोड़ दिया और उसके बाद वो अपनी दादी और JRD टाटा के कहने पर वापस इंडिया आ गए। हालांकि रतन टाटा ये खुद बताते हैं कि इस वक्त वहां पर उनकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, पर भारत आने के बाद वो उनके साथ यहाँ शिफ्ट नहीं हो पाई और उनका ये प्यार अधूरा रह गया। भारत वापस आने के बाद ही उनकी रतन टाटा से सर रतन टाटा बनने की यात्रा शुरू हुई। यानी कि अगर रतन टाटा ने उस वक्त IBM की नौकरी नहीं छोड़ी होती और वो वापस भारत आकर JRD टाटा से नहीं मिलते तो शायद आज दुनिया के सामने उनकी रियल पोटेंशियल और नोबल नेचर कभी सामने नहीं आ पाता। इसलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और कभी कभी अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ छूटना भी जरूरी होता है। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे भारत वापस आना रतन टाटा के लिए और भारत तथा भारत के लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ। ये बात है सन 1938 की, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और टाटा ग्रुप की कमान JRD टाटा के हाथों में थी। JRD शुरुआत से ही काफी बड़े थिंकर और विजनरी थे। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें मेटल इंडस्ट्री में अपने पांव पसारने होंगे, इसलिए उन्होंने स्टील सेक्टर पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ JRD टाटा अपने एम्प्लॉइज के लिए एक बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट देने में यकीन रखते थे और तभी से उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कंपनी में एक अच्छा वातावरण देने पर जोर देना शुरू कर दिया, जो कि आज तक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखने को मिलता है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर JRD टाटा का रतन टाटा के राइज होने से क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि वो JRD टाटा ही थे जिन्होंने पहली बार रतन टाटा को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया था और इंडिया आने के बाद पहली बार जमशेदपुर में रतन टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज में SK नानावती के टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन किया। अगले ही साल उन्होंने जमशेदपुर की टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में 6 महीने की ट्रेनिंग भी की, जिसमें वो एक आम फ्लोर एम्प्लॉय की तरह नीली यूनिफॉर्म पहनकर काम और ट्रेनिंग किया करते थे। इसके बाद साल 1963 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ 2 सालों तक काम और ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया, जिसके बाद वो 2 साल के लिए टाटा ग्रुप के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ऑस्ट्रेलिया ले गए। पर अब तक इन सब कंपनियों में काम करने के बावजूद उनका वो पोटेंशियल दुनिया के सामने नहीं आया था जो कि असल में उनके अंदर मौजूद था, क्योंकि ये सारी ही कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही थी। इसलिए इसके बाद उन्होंने एक रिस्क लेने का फैसला किया। दरअसल उस वक्त नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि नेल्को नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुआ करती थी। हालांकि ये थी तो बहुत बड़ी कंपनी, पर उस वक्त इसके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे थे और ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। हालात ये थे कि उस वक्त इसका मार्केट शेयर मात्र 2% ही रह गया था। इसके बावजूद रतन टाटा ने इस कंपनी का जिम्मा उठाया और 1971 में वो इस कंपनी के डायरेक्टर इंचार्ज चुने गए। आपको विश्वास नहीं होगा, इसके बाद जो नेल्को के साथ हुआ उसने JRD टाटा को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया और यहीं से रतन टाटा की असली सफलता की कहानी शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेल्को के साथ रतन टाटा ने ऐसा क्या किया कि ये धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आने लगी। तो हुआ ये कि उस वक्त जब रतन टाटा ने इसका कार्यभार संभाला तो उन्होंने नोटिस किया कि नेल्को अभी भी अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज को उठो रही थी, जो कि उस वक्त के सिनेरियो पर डेवलपमेंट के लिहाज से उनके फायदे के लिए सही नहीं था। 1970 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में एक बड़ा चेंज देखने को मिला था। यहाँ पर अब ट्रांजिस्टर्स का आगमन हो चुका था और नेल्को के कॉम्पिटिटर्स जहाँ इस बदलाव का फायदा उठाने में सफल हुए थे, वहीं नेल्को ऐसा करने में बुरी तरह से फेल साबित हो रही थी। इसलिए इसके इंचार्ज बनने के बाद रतन टाटा ने इसको नीचे से सुधारने का प्रयास शुरू किया और अगले 10 सालों की मेहनत से उन्होंने इसे एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में तब्दील कर दिया। अब ये कंपनी ट्रांजिस्टर्स और रेडियो बनाने लगी और इस मार्केट में इनका मार्केट शेयर बढ़कर 20% तक चला गया। हालांकि जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी तो नेल्को के डेवलपमेंट पर थोड़ा ब्रेक लग गया और 1977 आते आते यूनियन प्रॉब्लम और लगातार चल रही हड़तालों की वजह से नेल्को को बंद करना पड़ा। लेकिन अब तक JRD टाटा को रतन टाटा के पोटेंशियल का अंदाजा हो चुका था और इसलिए अब वो उनको उन कंपनियों की जिम्मेदारी सौंपने लगे जो कि घाटे में चल रही थी। साल 1962 में पहली बार जब उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया, तब से लेकर उस वक्त तक उनको लगभग 28 वर्षों का अनुभव हो चुका था। वहीं तब तक JRD टाटा की भी काफी उम्र हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन की पोस्ट से स्टेप डाउन करने का फैसला किया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया। अब जब ये फैसला हुआ तो उस वक्त कंपनी के कुछ सीनियर्स JRD के इस फैसले से बेहद नाखुश थे।
पर जेआरडी ने रतन टाटा के स्किल और पोटेंशियल को भली भांति पहचान लिया था और इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शंस के बावजूद रतन टाटा को ही ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट रखा। यहीं से रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की हर एक कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में तब्दील करना शुरू कर दिया। उनकी ही गाइडेंस में पहले टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अस्तित्व में आया। इसके बाद टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई, जिससे उनको और भी पावर और रिकग्निशन मिला। उनके कार्यकाल में ही भारत ने अपनी फुली मेड इन इंडिया कार इंडिका लॉन्च की। उस वक्त टाटा ग्रुप के नीचे 300 छोटी बड़ी कंपनियां आती थी। रतन टाटा ने उनमें से कई कंपनीज को अपने ग्रुप से कट डाउन कर दिया और एक एक करके उन्होंने कई विदेशी ब्रांड्स को खरीदा और जल्द ही उनके इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस स्किल ने टाटा ग्रुप को एक $100 बिलियन ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी वो रुके नहीं और उन्होंने और भी कई सारी अचीवमेंट्स अपने नाम की। उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो है रतन टाटा की बिल फोर्ड के साथ टक्कर लेने की, जिसको दुनिया द जैगुआर स्टोरी के नाम से जानती है। दरअसल 1998 में जब टाटा ने पहली बार पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था, उस वक्त रतन टाटा ही कंपनी की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि इसके लॉन्च के एक साल के अंदर ही ये फ्लॉप हो गई, जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने उन्हें यहाँ तक सलाह दे दी कि उन्हें पैसेंजर कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए और यहाँ तक कि वो खुद भी इस बात से सहमत हो गए थे और उन्होंने फोर्ड मोटर्स को इसे बेचने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। पर जब उनकी ये डील फोर्ड मोटर्स के मालिक बिल फोर्ड से हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने रतन टाटा के अंदर के बिजनेसमैन को वापस जिंदा कर दिया। दरअसल इंडिका कार्स को खरीदते वक्त बिल फोर्ड ने कहा कि वो इसे खरीदकर टाटा ग्रुप पर एहसान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस डील के दौरान हुई बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से ये तक कह दिया था कि उन्होंने पैसेंजर कार से जुड़े बिजनेस की शुरुआत ही क्यों की जब उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये बात टाटा ग्रुप और रतन टाटा के लिए बेहद शर्मिंदा करने वाली थी और इस बात से रतन टाटा काफी परेशान हो गई। लेकिन अब उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो फोर्ड मोटर्स से इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। उस मीटिंग से भारत वापस लौटने के बाद रतन टाटा ने फैसला किया कि वो टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार डिवीजन को फोर्ड को नहीं बेचेंगे। फिर उन्होंने और उनकी टीम ने अपनी पैसेंजर कार्स में चीजों को सुधारने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कार डिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और जल्द ही उन्हें इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। धीरे धीरे टाटा के नए मॉडल्स बाजार में आने लगे और साल 2008 के आते आते टाटा मोटर्स भारतीय ग्राहकों और दुनिया भर में मौजूद पसंदीदा कंपनियों में से एक बन गई। वही दूसरी ओर अमेरिकी मंदी के चलते फोर्ड का बुरा वक्त शुरू हो गया। इसी दौरान कंपनी को भारी घाटे का सामना करना पड़ा। उनकी हालत इतनी बदतर हो गई कि उन्हें ये कंपनी बेचने तक की नौबत आ गई और तब जाकर साल 2008 में ही रतन टाटा ने फोर्ड से लैंड रोवर और जगुआर खरीदने की पेशकश की। इस बार फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड रतन टाटा से मिलने के लिए अपनी टीम के साथ भारत आए और टाटा ने लैंड रोवर और जगुआर को खरीद लिया। यहाँ तक कि मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने कहा कि मिस्टर टाटा जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदकर फोर्ड पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये वाकया बताता है कि अगर आप हिम्मत ना हारे तो वक्त जरूर बदलता है, जिस बात को रतन टाटा ने साबित करके दिखा दिया। आज इस वक्त भी लैंड रोवर और जगुआर भारत और दुनिया भर में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। तो ऐसे थे रतन टाटा। दोस्तों, रतन टाटा एक बेहद ही नेक दिल और गरीबों से सहानुभूति रखने वाले इंसान थे। अपने एक इंटरव्यू में एक बार उन्होंने खुद बताया था कि जब वो एक दिन बारिश में अपनी कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक फैमिली के 4 लोगों एक ही बाइक पर सवार देखा, जिसको देखकर उनके मन में उनके लिए कुछ करने की इच्छा पैदा हुई थी। तो उन्होंने स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज को एक सेफ जर्नी देने के लिए मात्र 1 लाख रुपए वाली कार लॉन्च की थी। उम्मीद है कि आपने अब तक उस कार के नाम का अंदाजा लगा लिया होगा। ये थी टाटा नैनो। हालांकि उनका ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर इसकी 1 लाख रुपए की कीमत जो थी, जो टैग था, उसकी वजह से ये कार की बजाय एक मिडिल क्लास फैमिली होने की आइडेंटिटी बन गई थी और नैनो कार को देखकर लोग इसे रखने वाले को गरीब और मिडिल क्लास के रूप में ही पहचानने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका ये सपना पूरी तरह से फेल हो गया। इसके अलावा रतन टाटा एक बहुत बड़े समाज सेवी भी थे। आपको विश्वास नहीं होगा, पर वो लोगों की सेवा को लेकर इतना तत्पर रहते थे कि उन्होंने ये अनाउंस कर रखा था कि वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट का 65% हिस्सा गरीब लोगों की एजुकेशन, हेल्थ केयर नीड्स और रूरल डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। उनकी इसी दरिया दिली की वजह से उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, सयाजी रत्न अवार्ड और उद्योग रत्न से भी नवाजा गया। वही भारत के बाहर सिंगापुर में उन्हें ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड
और ऑस्ट्रेलिया में ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2012 में 75 वर्ष के होने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और पहली बार टाटा ग्रुप की कमान उन्होंने किसी ऐसे इंसान को दी जो उनके परिवार से बिलोंग नहीं करता था। इस तरह साल 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा के नए चेयरमैन बने। हालांकि आगे चलकर उनके किसी इश्यू की वजह से उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया गया और फिर 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी संभाली, जो कि खुद भी टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते, पर इसके बावजूद आज 2024 तक वो इस पद पर सुशोभित। दोस्तों, ये कहानी थी रतन टाटा की। आज भले ही वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पर उनके काम और उनकी कंपनी हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेगी।